बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 27 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने न्यू दिल्ली और श्रीनगर से रखते हैं, जहां पर हिंदुस्तान बर्क रफ्तारी से अपनी एक्सपेंशन कर रहा है और वो तमाम काम कर रहा है जो आज से 10 साल पहले किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। आपको ये तो पता ही है कि इससे पहले हिंदुस्तान आर्टिकल 370 खत्म कर चुका है। आर्टिकल 370 जमानत देता था मकबूजा कश्मीर को, कश्मीर की वैली को एक जुदागाना तशख़्ख़ुस की, और वो मुख्तलिफ था हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से, कानूनी तौर पर, हिंदुस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप्स के तौर पर, हिंदुस्तान के उनके ऊपर जो इख्तियारात थे उसके तौर पर। फिर बीजेपी की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जिसके वज़ीर आज़म हैं, इनकी जो पिछली टर्म थी उसमें उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म किया और जो मकबूजा कश्मीर का जुदागाना तशख़्ख़ुस था उसको ख़त्म किया और कश्मीर को अपने अंदर उसी तरीके से, मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर उसी तरीके से खींच लिया जैसे भारत के दूसरे इलाके हैं। और उसके बाद आपको पता है कि कश्मीर में कितनी अनरेस्ट हुई, वहाँ पर कैसे पैलेट गन्स चली, कैसे पूरा एक कर्फ्यू लगाया गया और एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहा। पूरा का पूरा मकबूजा कश्मीर जो था वो एक जेल बना रहा। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली से बहुत सारा सफ़र बहुत थोड़े अरसे में तय किया, और उस सारे वक्त में हम कौन सा सफ़र कर रहे थे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा ये जो हाल ही में कश्मीर में होने वाले इलेक्शन थे उनमें हमने टर्नआउट भी बहुत बेहतर देखा और इलेक्शन का दिन भी स्मूथ देखा। उन्होंने जो इंटरव्यूज़ उनके मीडिया ने वहाँ से शेयर किए, ज़रूर उसमें थोड़ा बहुत तो उन्होंने ऊंच नीच की होगी या काफ़ी ज़्यादा की होगी, और आल्टर्ड या डॉक्टर्ड आप कह सकते हैं उन इंटरव्यूज़ को। बहरहाल कश्मीरी लोग कश्मीर की सड़कों पर खड़े उन वोटों के अंदर हिस्सा भी डाल रहे थे और कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो और डेमोक्रेसी हो। मतलब 370 भी ख़त्म कर दिया, हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों की तरह उसे अंदर अपने उसे आप कह लेंगे जम भी कर लिया, और उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन भी करवाए। हिंदुस्तान ने जब जब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन करवाए वहाँ टर्नआउट बहुत लो होता था और लोग उस हुकूमत को कठपुतली हुकूमत कहते थे और उसमें शमूलियत नहीं करते थे। लास्ट जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि ये तमाम चीज़ें आपको इम्प्रूव करती हुई नज़र आई। अब जो आज आपके सामने खबर रख रहे हैं वो ये है कि अब हिंदुस्तान ने एक वंदे भारत नामी फास्ट ट्रेन जो है वो चलाई है और रेलवे लाइन बिछाकर पहली दफ़ा हिंदुस्तान को कश्मीर श्रीनगर के साथ कनेक्ट कर दिया है हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों को। ये जो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई है ये आसान काम नहीं था। 100 से ज़्यादा सुरंगें खोदनी पड़ी, बहुत ही ऊंचे पहाड़ों में से ये ट्रेन गुजारनी पड़ी, और इसमें एक ब्रिज ऐसा भी है जो शायद हिंदुस्तान का या दुनिया के जो ऊंचे तरीन ब्रिजेज़ हैं उनमें से एक है। 1300-1200 कुछ फीट की बुलंदी पर से ट्रेन वहाँ से गुजरती है। तो ये बहुत ही ऊंचे जो ब्रिजेज़ हैं उनमें से एक ब्रिज है दुनिया का, और उन्होंने ये सारा काम रिकॉर्ड मुद्दत में किया। और अब एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो दिल्ली से मुसाफिरों को नई दिल्ली से लेकर श्रीनगर पहुंची। ये वो लैंडमार्क आप ये कहें कि उनकी इन्फिल्ट्रेशन कहें या आप उनकी कामयाबी कहें या आप उनकी जो भी आपने वर्ड देना है फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आई लीव इट टू यू, लेकिन वो बहुत ही तेज़ी से बर्क रफ्तारी से अपनी एक्सपेंशन वहाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, आप हमारे हालात देखें कि हमने मकबूजा कश्मीर को तो हमेशा आज़ाद करवाने की बात की और वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, लेकिन आज़ाद कश्मीर की मैं जब आपके सामने ख़बर रखता हूँ तो आपको लगेगा कि हम तो हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मसलन कल की खबर क्या है कि अहमद फरहाद जो एक कश्मीरी हैं, शायर हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन कश्मीर से उनका जीना मरना, सारा उनका घर बार, सारा बैकग्राउंड कश्मीर से, उनको उठा लिया था पाकिस्तान की आईएसआई ने और उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था। उनकी बीवी ने जाकर अदालत में रिट की थी। भला हो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, जिन्होंने स्टैंड लिया और आखिरकार आईएसआई के सेक्टर कमांडर को जब बुलाने की बात की तो फिर अहमद फराद को कोहाला पुल पर जाकर छोड़ दिया गया और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी डाली गई और उनको एक और बेहुदा मुकदमे में कश्मीर के एक थाने के अंदर प्रोड्यूस किया गया और बाद में फिर अदालत ने उनकी बाजियाबी करवाई। अब अहमद फराद क्योंकि खुलकर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के ऊपर तनकीद करते हैं
तो अब जब अहमद फरहाद को अगवा किया हुआ था तो उनकी बिल्डिंग के नीचे किसी मजदूर की मौत हो गई थी। उसका जाली झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें नामजद किसको किया गया है? अहमद फरहाद की बीवी को। एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो फास्ट ट्रेन के साथ न्यू दिल्ली को श्रीनगर के साथ जोड़ रहा है, कश्मीर को अपने अंदर खींच रहा है, 370 ख़त्म कर रहा है, वहाँ पर इलेक्शन करवा रहा है, नॉर्मलसी की तरफ जाने की पूरी कोशिशें कर रहा है। और दूसरी तरफ 2 महीने पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान के साथ मिलाने वाले तमाम जो आज़ाद कश्मीर की सड़कें थीं, जो रास्ते थे, उनको आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ब्लॉक किया था एहतजाज करते हुए, जो वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही थी। आज भी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मामलात हैं उसमें बहुत ही तशनगी है लोगों के अंदर, जिस तरीके से वहाँ पर मनूवरिंग की जा रही है, और वो भी वही सारी जो करप्शन है, जो मिस मैनेजमेंट है, जो बैड गवर्नेंस है, उसी के ख़िलाफ़ लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। दूसरी तरफ मैंने आपके सामने खबर रखी है अहमद फराद जैसा कश्मीरी बेटा, कि अब उसको चुप करवाने के लिए, उसको हरास करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए अब पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं उन्होंने उस पर नहीं बल्कि उसकी बीवी पर, जो कि एक हाउस वाइफ है, उसके ऊपर कत्ल का झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया है। अब इन हालात में आप खुद ही देखिए और सोचिए कि जो पाकिस्तान की साइड पे कश्मीर है या कश्मीरी अवाम है, वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर किस तरीके से सोचती होगी या प्रोसेस करती होगी। मैं जो रेस्ट ऑफ द सिचुएशन है या केस है वो आपके सामने छोड़ता हूँ, आप खुद सोचिए। और हमारे जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो कुछ होश के नाखुन लें, क्योंकि सारे ज़माने में जब हिंदुस्तान ने ये काम किया तो हमने तालिबान के साथ भी काफ़ी बिगाड़ ली है। तालिबान भी जाकर यूएई में मीटिंग करता है हिंदुस्तानी सेक्रेटरी खारजा के साथ, और जाहिर है उससे मैसेजिंग हो रही है कि वो एक दूसरे की कुर्बत में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात बर्पा कर रखे हैं वो हमें पता है। वहाँ पर एहतजाज होता है तो हम मोबाइल फ़ोन की सर्विस बंद कर देते हैं। केपीके के अंदर बहुत सारी जगहों पर क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो हमारा सफ़र इस तरफ है, हम अपने सियासी लीडरान के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, हम पार्टी तोड़ रहे हैं, किसी के नाम पर लाल लकीर लगा रहे हैं, किसी के नाम से मिटा रहे हैं। हम मरियम नवाज़ जैसी ग्रां कदर शख्सियत को मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में शामिल करवा रहे हैं। हम मरियम नवाज़ साहबा जैसी लायक फ़ाइक, जिनको शायद न्यूयॉर्क की मेयर होना चाहिए या गवर्नर होना चाहिए न्यूयॉर्क स्टेट का, उनको, क्योंकि वो इतनी काबिल है माशाल्लाह, उनको आपने सिर्फ पंजाब 17 सीटों पर दे रखा है और वो वहाँ पर सारा दिन टिकटॉक बनाती हैं। और कल ही उनकी एक वज़ीर अज़मा बुखारी का बयान था कि जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको टिकटॉक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरानी थी ये उनका बयान देख कर कि सरकारी मुलाजमों को टिकटॉक बनाने की इजाज़त नहीं देनी, तो फिर जो वज़ीर आला हैं जो खुद टिकटॉक बनाती हैं, जिनसे अगर वो आगे से कह दें कि हम तो इंस्पायर ही मरियम नवाज़ से होते हैं, तो एक काम जो मरियम नवाज़ खुद कर सकती हैं वो सरकारी मुलाजम नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि सरकारी मुलाजम अपने फ़ोन से वीडियो भी नहीं बना सकते ड्यूटी पर हों। तो आपको पता है ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि बाजी मरियम वो जो जफ्फियाँ डालने वाली आपके सामने रिहर्सल कर रही थी या ड्रामा चल रहा था, सोप चल रहा था, कभी सास भी बहू थी, उसकी किसी ने, जो गार्ड था, उसने साइड से एक वीडियो बना ली थी और उस वीडियो में जो बैक स्टेज सारा काम होता है वो लीक हो गया था कि एक ही स्टूडेंट के साथ बाजी कितनी बार जफ्फी डालती हैं और वो कितना कोरियोग्राफ्ड सब कुछ होता है, वो सब लीक हो गया। जिसके बाद हजीमत की वजह से अब सरकारी मुलाजमीन को ये अहकामात दिए गए हैं कि आपने ड्यूटी के दौरान वीडियो नहीं बनानी। तो ये इनके हालात हैं। ये सब कुछ चौधरी साहब ने हमें दिया है। ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ना हमारी जो सिक्योरिटी है मुल्क के अंदर, उसमें दुनिया में हम तीसरे जो इनसिक्योर तरीन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर सबसे बुरे सिक्योरिटी के हालात हैं, हम उसमें आए। हमसे सिर्फ नीचे 2 मुल्क हैं, वरना हम नंबर 1 होते। दूसरी तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को कत्ल करने वाली जो रियासतें हैं, या जहाँ पर कत्ल होते हैं सबसे ज़्यादा सहाफ़ी, अगर रियासत ने खुद नहीं भी किए तो जहाँ कत्ल होते हैं वहाँ पर हम दूसरे नंबर पर हैं। वहाँ भी हम नंबर 1 से 1 नंबर पीछे हैं। वहाँ गज़ा जो है वो नंबर 1 है, बल्कि नंबर 1 है गज़ा। हम नंबर 1 होते हैं, बाकी तो नंबर 1 ही होते हैं। गज़ा नंबर 1 है क्योंकि वहाँ पर इजराइली और वो सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें सहाफ़ी जो हैं बेचारे वो मारे जाते हैं। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान की जो तरक्की का सफ़र है वो किस तरफ को है,
और हिंदुस्तान की तरक्की का सफ़र किस तरफ है वो आपके सामने है। अभी मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मौजूदा तौर पर हो रहा है वो रखना है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में स्टेज ड्रामे होते हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं वो वहाँ पर डांस करती हैं, जिसको रियां नंगा फहश डांस कहा जाता है, जो पाकिस्तानी इक़दार के मुताबिक नहीं सोचा जाता, समझा जाता। ये समझ से बाहर है कि उनको देखने कौन जाते हैं। क्या वो किसी और मुल्क से जहाज़ों में बिठाकर आप लोग लाते हैं? वो आप ही के मुल्क के हैं। जो कल्चर है जो वो देखना चाहते हैं, ये वही कल्चर है जिनको आप मरियम साहबा ये बेचती रही हैं कि मेरे पास गंदी फिल्में हैं और फ़लाँ फ़लाँ की हैं। ज़ाहिर है जब आप बताती हैं कि फ़लाँ फ़लाँ की गंदी फिल्म है तो आपने वो देख रखी है, इसीलिए आप उनको ब्लैकमेल करती हैं। जिस मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में से उनकी जो एक सफ़े अव्वल में होने वाली मोहतरमा हैं या लीडर हैं, वो टेलीविज़न पर बैठ के कहें कि मेरे पास फ़लाँ फ़लाँ की गंदी फिल्म है, मतलब ये कहें कि मैंने देख रखी है और मैं उससे ब्लैकमेल करूंगी, तो वहाँ पर स्टेज पर अगर थोड़ा सा उरेया डांस हो रहा है तो फिर मुझे बताइए कि फिर उस पर आपका एतराज़ कैसे बनता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं लाइफ टाइम बैन कर दूंगी जो भी, अब मॉरल पुलिसिंग भी होगी, मतलब कि जो भी डांस करेगी, जो पसंद नहीं होगा जो वाला डांस मरियम साहबा को, वो अब लाइफ टाइम वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। फिर ये भी बता दें कि उनका वो जो धंधा बंद होगा सबका, उसके उन्होंने पैसे कहाँ से लेने। मैं ये नहीं कह रहा कि उस तरह का डांस होना चाहिए, लेकिन अब जो सही वाला डांस होगा उस पर भी पैसा बनाएगी पुलिस, और आपके इन डायरेक्शंस के बाद रिश्वत सतानी का एक बड़ा बाजार गर्म हो जाएगा। आपका तो एक एक बैग जितने पैसों का है वो पूरे ड्रामे की कास्ट जो है वो पूरा साल उससे खाना खा सकती है, मतलब कि अपना घर चला सकती है। तो एक तरफ आपकी रौनक है और दूसरी तरफ जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको भी रोक रही हैं। ये आपके अंदर भी ज़ियाउल हक प्लस प्लस आ रहा है। और हमारी सोसाइटी तो वैसे भी भेड़ चाल है, ऐसी चीज़ों के ऊपर बड़ी खुश होती है। फ़ौरन मज़हब जाग जाता है और कहते हैं कि देखें ये तो गंदगी हो रही थी, इसको रोक रहे हैं। तो उस गंदगी को देखने कौन जाता है? वो आप ही लोग देखने जाते हैं। अगर आप ना जाएं तो वो गंदगी ना हो, और अगर आप लोग अपने मेयार को बेहतर कर लें तो वही गंदगी बेहतर हो जाएगी, वही चीज़ें बेहतर होंगी। बजाय उन पर पाबंदी लगाने की आप अपनी सिविक सिटीजनशिप क्यों नहीं करते? हमारी माएँ, हमारी जो सारी तरबियत है सोसाइटी के अंदर, वो क्यों नहीं बेहतर की जाती? मरीम नवाज़ साहबा इस तरफ क्यों नहीं काम करती कि ये चीज़ जो है वो बेहतर हो? वहाँ तो खुद ये ख़वातीन को इनके अपने वालिद साहब कहते हैं कि हमारे जलसों में नॉर्मल ख़वातीन आती हैं, वो नहीं आती जो ठुमके लगाती हैं, नाच गाना करती हैं, जैसे कि तहरीक इंसाफ के जलसों में। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि औरतें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की, उनके ठुमकों में सब कुछ नज़र आ रहा था। तो जब आपके अपने वालिद, आपकी अपनी पार्टी के लोग तमाशबीनी वाली जो लैंग्वेज है वो घर की आम औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कौन आप पे यकीन करेगा कि ये जो आप फौश डांस के पीछे आप थिएटर्स को बंद करवा रही हैं, इसमें आपका क्या एजेंडा है? बार अब ये भी एक डेवलपमेंट है, वो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है कि लाहौर में ये अब स्टेज ड्रामों के पीछे पड़ गई हैं बाजी को लगता है कि सिर्फ वही स्टेज्ड ड्रामे होने चाहिए, स्टेज ड्रामे नहीं होने चाहिए। और बाजी को लगता है कि वो जो टिकटॉक पे ड्रामे होते हैं वही बेहतर है, और वो भी सिर्फ इनको करने की आज़ादी है, कोई और सरकारी मुलाजम वो नहीं बना सकता। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने इलेक्शन कमीशन की रखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई। उनके जो ओहदे की मियाद थी वो कल ख़त्म हो गई है, और अब उनके जो अजाफी टाइम है वो शुरू हो गया है। जो नई 26वीं तरमीम की है उसमें ये अरेंजमेंट किया गया था कि इन लोगों को ही कंटिन्यू रखवाना है, तो अब ये इसी सीट पर बैठे रहेंगे, विराजमान रहेंगे और अपने फ़ायदे उठाते रहेंगे। मुल्क को तो इन्होंने 8 फरवरी को जो उसका हाल किया और जितना कमज़ोर किया वो आपके सामने है। अगर ये लोग रिटायर्ड हो जाएं, मीन ख़त्म हो जाएं अपने ओहदे से, तो फिर नए लोगों को लाना पड़ेगा। और 5 जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं उनमें से 3 अगर जा रहे हैं तो सिर्फ 2 रह गए हैं, लेकिन अब ये उन 3 को कंटिन्यू करवाएंगे और अपने मकासद उन्हीं के थ्रू हासिल करते रहेंगे। तो ये तो इलेक्शन कमीशन से है, और ये इन्होंने वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, सबसे पहले यही प्लान इन्होंने पहले का किया हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर जो आखिरी खबर है वो आपके सामने मैंने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखनी है। वहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ दिन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक तो सबसे पहले आपको हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी हैं, उन्होंने जो फ़ैसला दिया था जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस दिया हुआ था। एक तो उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा
कि बादियो नज़र में जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और दो दूसरे जजेस जस्टिस मंदोखेल और दूसरे लोग जो हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। ये अब जुडिशल ऑर्डर है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है। जब तक ये उस ऑर्डर को ख़त्म नहीं करते फुल कोर्ट बना के, क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट रेफर कर दिया है, तब तक ये मामला अब रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ जस्टिस मंदोखेल जो बहुत ही मशहूर हैं तत्ते बयान देने में और ठंडे फैसले करने में, उन्होंने अब ये कहा है कि ये हमें तौहीन अदालत कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत गलत किया। साथ ये फरमाते हैं कि ये 6 जजेस को ही जो है वो फुल कोर्ट समझे। मंदोखेल साहब, कल आप तौबा नौज़बिल्लाह खुदा होने का दावा कर देंगे तो क्या दुनिया आपको खुदा समझना शुरू कर देगी? आप बताइए, 6 जजेस का बेंच जो इस 26वीं तरमीम की तमाम तर बुराइयों के बाद जन्म लिया है, उसको लोग किस तरीके से फुल कोर्ट समझ सकते हैं? आप ही के तो वजूद के बारे में, मतलब आईनी बेंच के वजूद के बारे में सवाल है। ये आप ही के लिए तो सब कुछ किया गया था और आप कहते हैं हमें ही फुल कोर्ट समझे। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, फुल कोर्ट आपको बनानी पड़ेगी और उसके सामने ये केस रखना पड़ेगा। लेकिन एक और बददयांती अब की जा रही है और वो ये की जा रही है कि अब बाज़गश्त शुरू हो गई है कि 8 नए जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौरी तौर पर लेकर आने हैं। मकसद क्या है? मकसद यही है कि 8 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भर दो, फिर फुल कोर्ट करो और इस चीज़ का भी और दूसरी चीज़ों का फैसला कर लो। जब फुल कोर्ट होगी 8 नए जजेस के साथ, तो जजेस बिल्कुल वैसे ही लाए जाएंगे जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मिन्हास और जस्टिस आज़म खान को लाया गया एडिशनल जजेस के तौर पर, और वहाँ पर अब चौधरी साहब अपनी मर्जी के तमाम केसेस उनके सामने लगवा रहे हैं। मसलन तोशाखाना 2 केस जो है वो जस्टिस आज़म के सामने लगाया गया, बताया गया कि ये पहले फैसला कर चुके हैं, तो अब उठा के उसे जस्टिस मिन्हास के सामने लगा देंगे। या इद्दत और निकाह के केस की बात कर लें, उसको ऐसे ही अदली बदली कर लेंगे उन जजेस के दरमियान में। तो वो जो 2 जजेस लाए हैं अब इमरान खान के केसेस सुनने के लिए, स्पेसिफिकली उन 2 जजेस को लाया गया है। ऐसे ही अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस की बाज़गश्त सुन रहे हैं और सुनने में आया है कि फरवरी की पहले हफ्ते के अंदर या दूसरे हफ्ते के अंदर अब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो नॉमिनेट हो जाएंगे और लगा दिए जाएंगे। अब इन हालात में आप खुद बताइए कि क्या इंसाफ होना है, जहां पर जस्टिस मंदोखेल आज सवाल पूछ रहे थे कि हम तो 2-2 बेंचेस पे हम डबल शिफ्ट कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब था। और वो ये कह रहे हैं कि हमें इसका ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा है, हम क्या मुफाद उठा रहे हैं, हम तो दूसरा बेंच भी रन करते हैं। ये भी जनाब, जितने भी लोग गलत काम भी करते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा सर, लेकिन जो माफिया होता है वो भी 16-16 घंटे काम करता है। ये ज़्यादा काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो शरीफ ख़ानदान है ये भी बड़ा लंबा वक्त बैठता है दफ्तरों में, क्योंकि जितना लंबा बैठेंगे इतना ज़्यादा लूटना होता है। मंसूबे भी तो तभी बना सकेंगे। मरियम नवाज साहबा हों या दूसरे हों, इनका सारा फोकस लूटने पे होता है, तो वो लंबा टाइम दफ्तर में बैठ के लूटते हैं। ईमानदार बंदे यूजली दफ्तर से जल्दी उठ जाते हैं। तो आपका ये कहना, आज आपने कहा कि हम तो डबल शिफ्ट करते हैं, मतलब आपने डबल शिफ्ट का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया, आपने कहा दोनों बेंच रन करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो सर है, आपके भाई को आउट ऑफ नोवेयर सेनेटर बनाया गया, वो भी पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी इसमें रूए रवां है 26वीं आईनी तरमीम में। जिस 26वीं आईनी तरमीम में से आपका आईनी बेंच निकला है सर, जिसकी वजह से आपके पास लामुतनाही पावर आ गई है, और आने वाले वक्त में आप अपने आप को गालिबन चीफ जस्टिस तो नहीं देख रहे, लेकिन आप अपने आप को आईनी बेंच का सरबराह ज़रूर देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपको बनाएगी। इसीलिए आप फैसले तो तमाम ठंडे करते हैं लेकिन रिमार्क्स बहुत गर्म देते हैं। तो अब देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का सारा मामला किस तरफ जाता है। लेकिन अभी इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि जो जज साहबान हैं जिन पर तौहीन अदालत का फ़ैसला दिया है, जो कि उन्होंने वाकया में की है, अगर आप देखें तो उनको बहुत बुरा लगा है। और उसके साथ साथ अब ये मामला भी चल निकला है कि नए जजेस ला के तो इस फुल कोर्ट का जो काम है इसको सैबोटाज करना है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।